नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते भोपाल, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यशाला में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम, दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन पर एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हम इस महती कार्य को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंदर सिंह परमार, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली डॉक्टर अतुल कोठारी, अपर मुख्य सचिव महोदय उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन, महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, अधिष्ठाता योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास प्रोफेसर मनु संथाना, आप हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। हम इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ विनम्र आग्रह कि कृपया अपने कर्तव्यों से इसे संपन्न करने के लिए मंच से इधर आप पधारें। करने जा रहे हैं। विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी से कि आप परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करें। स्वागत में हम पहले अंगवस्त्रम भेंट कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे रहे हैं, इसमें आदिवासी कला निहित है। इसके साथ तुलसी का पौधा भेंट कर रहे हैं और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक देवी भेंट कर रहे हैं। देवी पुस्तक का आलेख प्रोफेसर राम पूजन पांडे और डॉक्टर गदर उपाध्याय ने किया है। अनुवाद श्री दिनेश पांडे का है और इसके प्रधान संपादक वंदना पांडे जी हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी अन्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित होंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करेंगे। आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री प्रबल सिपाहा जी। Yes.
डॉक्टर अतुल कोठारी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली का स्वागत आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी करेंगे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुपम राजन जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी। अरे इनको थोड़ा साइड करा दे यार, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी का स्वागत आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी द्वारा। और इस क्रम में अब प्रोफेसर मनु संथानम जी, अधिष्ठाता योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास से आपका स्वागत कर रहे हैं आयुक्त महोदय श्री प्रबल सिपाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवियों सज्जनों। हम अब निवेदन करने जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से कि आप आए और इस कार्यशाला के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण पर अपनी प्रस्तुति दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित विभाग के आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय अतुल कोठारी जी, संथानम जी, महापात्रा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, विभिन्न जो विश्वविद्यालयों से वाइस चांसलर्स आए हैं, कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स भी आए हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के कुछ प्राचार्यगण भी हैं जो इस कक्ष में हैं। इसके साथ एक बगल के कक्ष में हैं। स्थान के अभाव के कारण हम एक लाइव स्ट्रीमिंग भी करा रहे हैं। वहाँ बाकी लोग बैठे हैं जो हमें यहाँ की गतिविधियों को देख रहे हैं और पूरे सत्र के दौरान वो इस कक्ष से इसका अवलोकन करेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें शिक्षा मंत्री जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की थी और तब से निरंतर लगातार उच्च शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसका लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी कल भी इस समिति की बैठक होते कोठारी जी भी उसमें थे, तो लगातार चाहे वो जितने कंपोनेंट्स हैं उसमें हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो आज की डिमांड है कि इंडस्ट्री रेडीनेस की बात हम करते हैं, इस प्रकार के कोर्सेज की बात करते हैं जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाए। तो उस प्रकार के तमाम कोर्सेज, चाहे वो AEDT के कोर्स हों, सेक्टर स्किल काउंसिल्स के कोर्स हों, एग्रीकल्चर का कोर्स काफी बड़े पैमाने पे ग्रेजुअली इसका स्टार्ट हो रहा है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। डेयरी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, AI पे, मशीन लर्निंग पे, तमाम चीजों पे हम काम लगातार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग उच्च शिक्षा विभाग में तेजी से हो रहा है, चाहे वो हम प्रवेश की प्रक्रिया हो, डिजिटल इवैल्यूएशन की बात हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात हो, डिजिटल स्टूडियोज के माध्यम से संवाद की बात हो, स्मार्ट क्लासेज हो, तो हर वो चीज जिसका उपयोग अध्यापन में किया जा सकता है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि स्वयं के कोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो लगातार इस पे काम चल रहा है। एक अच्छी बात जो हुई है, जो मैं इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप पिछले 2 वर्षों में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हुआ है उच्च शिक्षा में वो अनप्रेसिडेंटेड है। कई वर्षों का जो एक अंतराल था, एक सूखा सा पड़ा था, करीब 18-20 साल के बाद एक बार लगभग हर साल हम लोग 1000-2000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में लगभग हमारे सहायक प्राध्यापक की जो कमी थी कॉलेजेस में वो लगभग पूरी हो जाएगी पूर्णतः। तो उसमें वो एक अच्छी चीज हो रही है। फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लगातार कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हम लगातार हो रहा है। आज हम लोग सर जो इमर्जिंग, जैसा आपके निर्देश पे ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं ज़्यादा हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, प्रिसिजन एग्रीकल्चर की बात हो, डिजिटल ह्यूमैनिटीज की बात हो, बिजनेस एथिक्स हो,
तमाम सारी चीजों पे सर आज 5 सत्र हैं, 5 सत्रों में हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें एक रोड मैप बनाने में सफल होंगे। आज हम करीब 30 इंस्टीट्यूट्स जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट कह लें, नेशनल इंपॉर्टेंस कह लें, उनके साथ एमओयू भी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अपने फैकल्टी को उनकी अच्छी कैपेसिटी विकसित करेंगे। आज जिसमें मंच पे हमारे साथ आईआईटी मद्रास से बैठे हैं, इस सदन में आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इन सभी के साथ हम लोग आज एमओयू कर रहे हैं। तकनीकी सत्र में हम इनको सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक बेहतर रोड मैप बना करके उस शिक्षा को और ऊंचाई तक ले जाएंगे और बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी, उनका स्किल सेट कैसे और बेहतर हो, उस पर हम लोग काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूँ, पुनः अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री जी, परम आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा भरी उपस्थिति में अब हम मध्य प्रदेश तथा उच्च शिक्षा और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के साथ जो एमओयू एक्सचेंज हुए हैं वो यहाँ संपादित करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ओर से आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री प्रभत सिपाहा जी यहाँ उपस्थित होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आकर ये एमओयूज एक्सचेंज करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन में आईआईटी रुड़की से प्रोफेसर के पंत और डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर नोएडा कैंपस IITR को बुला रहे हैं और जो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एक्सपोजर विजिट, इंक्यूबेशन एंड प्लेसमेंट विद AI, इस विषय पर जो हमारा एमओयू होने जा रहा है उसमें प्रोफेसर के पंत और डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ हमारे जो आयुक्त महोदय हैं प्रभत सिपाहा जी, वो ये एमओयू एक्सचेंज करेंगे। Next area of collaboration is innovation and startup skills. अगला जो हमारा एरिया है उसमें आईआईटी खड़गपुर के साथ हम एमओयू एक्सचेंज करने जा रहे हैं। डॉक्टर कुशल कुमार भगत, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हमारे बीच में और हमारे मिनिस्टर साहब हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश श्री प्रभत सिपाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। इनोवेशन एंड स्टार्टअप स्किल्स, इस विषय पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ जो एमओयू है उसमें प्रोफेसर मनु संधान जो कि इस समय मंच पर हैं, वे नीचे आ रहे हैं समक्ष, और आईआईटी मद्रास के साथ हम एडवांस्ड AI ट्रेनिंग एंड हैकाथॉन फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, दोनों इसके लिए जो हमारा आइडिया ऑफ एक्सचेंज होगा, स्टडीज ऑफ एक्सचेंज होगा, वो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एमओयू एक्सचेंज आईआईटी मद्रास के साथ। अब आईआईटी गुवाहाटी के साथ है रिसर्च एंड वेंचर इनोवेशन, प्रोफेसर गौरव त्रिवेदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तथा डॉक्टर निशाद S धूलकिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं आईआईटी गुवाहाटी से। रिसर्च एंड वेंचर इनोवेशन पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद आईआईटी BHU से डॉक्टर मनोज कुमार मेश्राम, कोऑर्डिनेटर CIIE, मनोज कुमार मेश्राम जी हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस पर ये एमओयू एक्सचेंज हो रहा है आईआईटी BHU और मध्य प्रदेश। राजेश कुमार जी, तथा डॉक्टर मनोज कुमार मेश्राम। अगला हमारा जो एमओयू है वो आईआईटी बॉम्बे के साथ है। इसमें डॉक्टर आकांक्षा शाही तथा डॉक्टर अंकिता मोहन जी यहाँ पधार रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी एंड IT मास्टरी, हैकाथॉन एंड प्लेसमेंट, IIM
इंदौर के साथ हमारा अगला एमओयू है प्रोफेसर श्रुति तिवारी, प्रोफेसर एंड डीन रिसर्च इनोवेशन एंड स्टार्टअप स्किल्स। इस पर हमारा एमओयू एक्सचेंज होगा आईआईएम इंदौर के साथ। मध्य प्रदेश की ओर से ये एमओयू एक्सचेंज कर रहे हैं। आईआईएम दिल्ली के साथ डॉक्टर नृत्युंजय महापात्रा जी मंच पर मौजूद हैं। वे मंच से इधर आकर अब इस एमओयू पे एक्सचेंज करेंगे। आईआईएम दिल्ली के साथ एनवायरनमेंट, वेदर एंड क्लाइमेट साइंस के ऊपर ये जो एमओयू है ये एक्सचेंज हो रहा है मध्य प्रदेश और मौसम विभाग के बीच में। ICAI दिल्ली इसमें कॉमर्स एजुकेशन एंड इंटर्नशिप पर एमओयू एक्सचेंज होगा। CA अर्पित काबरा, डॉक्टर अनीता मित्तल जो हैं ये दोनों यहां पर आ रहे हैं। इनफैक्ट टीम इज कमिंग आउट हियर, सो द एंटायर टीम इज हियर। ये कॉमर्स एजुकेशन एंड इंटर्नशिप पर ये एमओयू साइन हो रहा है। वाधवानी फाउंडेशन दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां आमंत्रित हैं। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के ऊपर एमओयू एक्सचेंज होगा। श्री नितिन झाम, श्री प्रशांत गोलवलकर, आप दोनों यहां आमंत्रित हैं, श्री नितिन जी और श्री प्रशांत जी। और ये जो एमओयू एक्सचेंज होगा ये स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इंटर्नशिप तथा प्लेसमेंट के ऊपर होगा वाधवानी फाउंडेशन दिल्ली से। अगला जो हमारा एमओयू है ICFRE जबलपुर से डॉक्टर हरिओम सक्सेना जी यहां आमंत्रित हैं। ICFRE जबलपुर, ये जो हमारा एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है उसमें कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट, इस एरिया में ICFRE जबलपुर से हमारा एमओयू हो रहा है। डॉक्टर हरिओम सक्सेना जी यहाँ उपस्थित हैं। आयुक्त महोदय श्री पर्वत सिपाहा जी के साथ एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। अगला जो हमारा एमओयू है वो CSIR एमप्री भोपाल, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर थराडा भास्कर, डॉक्टर संदीप सिंघई तथा डॉक्टर हेमंत शुक्ला जी पढ़ा रहे हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन इन फूड प्रोसेस, रिसर्च एंड इनोवेशन इन फूड प्रोसेस, इस विषय पर हमारा एमओयू एक्सचेंज हो रहा है। अगला जो हमारा एमओयू है वो NITTR भोपाल के साथ है, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट पर, मतलब जो ज्ञान हम देने जा रहे हैं उसके शिक्षकों के ज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट पर ये है। प्रोफेसर चारु त्रिपाठी, डॉक्टर PK पुरोहित जी यहाँ पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आयुक्त उच्च शिक्षा श्री पर्वत सिपाहा जी, हम NITTR भोपाल के साथ ये एमओयू एक्सचेंज कर रहे हैं फैकल्टी डेवलपमेंट के ऊपर। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एक एमओयू है जिसमें ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, वैल्यू एडेड कोर्सेज, एक्सपोजर विजिट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। श्री विनीत कपूर जी IPS डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG पुलिस हमारे बीच में बता रहे हैं MP पुलिस की ओर से। और ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, वैल्यू एडेड MP के साथ। लेबर डिपार्टमेंट के साथ अगला एमओयू है श्री रघुराज राजेंद्र हमारे साथ यहाँ उपस्थित होने जा रहे हैं। श्रम साथी, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल ट्रेनिंग, इसके ऊपर ये जो एमओयू है ये एक्सचेंज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा एमओयू है वो ECPA, गुड गवर्नेंस का जो हमारा संस्थान है AIGGPA, उसके साथ है। प्रोफेसर राजीव दीक्षित, डॉक्टर ऋषा मिश्रा जी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप एजुकेशनल गवर्नेंस एंड लीडरशिप और फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स पर ये एमओयू एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बाद LFSU भोपाल, फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी पर एक एमओयू है। प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार हमारे बीच में पढ़ा रहे हैं। ये LFSU भोपाल के साथ हमारा एमओयू है। फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि हमारे एमओयूज हैं, कुछ और एमओयूज हैं जो हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ हम बाद में एक्सचेंज कर लेंगे। हम सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हम अब चर्चाओं
की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि दिल्ली से पधारे महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी। नमस्कार। आज की एक दिवसीय कार्यशाला में मंच से हमारे माननीय तथा आदरणीय राज्यपाल महोदय श्रीमान भाई पटेल साहब आज मंच से मध्य प्रदेश की माननीय तथा आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह IIT मद्रास, यहाँ उपस्थित सभी विश्वविद्यालय की कुलगुरु आचार्य विशेषज्ञों एवं प्रतिनिधियों, और आज एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित बहुत सारे कोलैबोरेटर्स जिसके साथ आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुआ है, और उपस्थित सदन मंडली, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं सबसे पहले हमारे माननीय तथा आदरणीय राज्यपाल महोदय और माननीय तथा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे एक भव्य आयोजन आज किया गया है जहाँ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक होल गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए और उभरते हुए ज्ञान कौशल को देखते हुए एक विजनरी स्टेप्स लिए हैं, और जिसके नेतृत्व में आज सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार नहीं मगर सारे भारतवर्ष में यहाँ उपस्थित सभी संस्था एकत्रित हुए हैं, एक लक्ष्य लेकर कि कैसे हम मध्य प्रदेश में हमारे उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी विद्या में दृष्टि दिशा और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करते हुए अगले पदक्षेप का निर्णय करें और आवश्यक कार्यवाही लिया जाए। इस सभा में मुझे उपस्थित होने के लिए एक अवसर मिला, इसलिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और जैसे आप सभी को पता है कि आज हमारा शिक्षा की जगत में ऐसे कोई रहा नहीं जहाँ कि आप कोई भी एक डिसिप्लिन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा शिक्षा अभी मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ जा रहा है। हमारी शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिन का जरूरत भी है, और शिक्षा का लक्ष्य यही होता है कि समाज का सेवा करना और समाज के लिए आवश्यक जो प्रगति का रास्ता है इसको सुचारू रूप से बनाना है। जब इस संदर्भ हम देखते हैं हमारे सामने बहुत सारे चुनौती आते हैं, जैसे कि हमारे सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम जितना ही प्राकृतिक आपदा है उससे मुक्त रहे, उससे हम बच के रहे और हमारा सामाजिक आर्थिक प्रगति इससे प्रभावित न हो। इसके साथ साथ हमारे साथ और एक समस्या आकर उभर के खड़े हुए हैं तो जलवायु परिवर्तन का नाम हम देते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ आपदा का बारंबारता तीव्रता बढ़ रहा है मगर इसका प्रभाव सभी क्षेत्र में, आप सामाजिक क्षेत्र बोलिए, आर्थिक क्षेत्र बोलिए, नहीं तो हमारा इकोसिस्टम बोलिए, सभी के ऊपर न सिर्फ आज मगर आने वाले दिन में भी इसका प्रभाव होने का संभावना दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, इसको निरंतर आगे बढ़ाया जाए और इसको उपयोग किया जाए, और हमारा जो विजन है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है, इसमें इसको एक हिस्सा बनाया जाए। मुझे पता है कि भारतवर्ष में जो नया शिक्षा नीति प्रयोग हुआ है इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरीज, मेट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसको इंक्लूड किया गया है, मगर फिर भी इसको हम अच्छी तरीके से अपनाएं, लोगों को समझाएं, और हम जब बच्चों को इसके बारे में
इसका प्रभाव के बारे में, इसका प्रयोग के बारे में जानकारी अच्छी तरह से दे पाएंगे। मैं निश्चित हूँ जो एटलीस्ट 5% हमारा लॉस होता है डिजास्टर की वजह से, इसको हम कम कर पाएंगे। सो इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग निरंतर इसका जो सेवाएं है, जलवायु की सेवा या डिजास्टर सिलेक्शन की सेवा या मौसम की सेवा, उसको निरंतर आगे बढ़ाता है। और रिसेंटली अंडर प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में 14 जनवरी 2025 में एक अभिनव प्रयास किया गया है जिसका नाम है मिशन मौसम। मिशन मौसम लक्ष्य है ये कि कैसे हम हमारे मौसम का जानकारी को ऐसे करें जैसे कि एक वेदर स्मार्ट और वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी बने। ऐसे एक सोसाइटी बने जो सोसाइटी डिजास्टर रेसिलेंट हो, ऐसे एक सोसाइटी बने जो कोई डिजास्टर को भय न करे, ऐसे एक सोसाइटी बने जिसमें वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर हमारा सामाजिक आर्थिक प्रगति को त्वरान्वित किया जाए। और जो विकसित भारत 2047 का हम लक्ष्य रखे हैं, हम इसके साथ ही हमारा मौसम का 2040 का लक्ष्य बनाए हैं। इसका लक्ष्य यही है कि हम हर घर में और हर टाइम हमारा मौसम की जानकारी देंगे। इस स्लोगन के साथ हर मौसम हर घर मौसम, जैसे कि हर व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले अभी आसमान को सिर्फ न देखे मगर उनका मोबाइल ऐप चेक करे, उनका स्मार्टफोन चेक करे, उनसे जानकारी ले और आवश्यक पदक्षेप ले, न सिर्फ उस दिन के लिए मगर आने वाले दिन के लिए। तो इसमें हमारा आर्थिक प्रगति त्वरान्वित हो सकता है। और ये संभव होगा जब हम अर्ली वार्निंग सभी व्यक्ति के पास सटीक ढंग से, सुचारू रूप से, सटीकता के साथ हम पहुंचा पाएंगे। लक्ष्य यही है कि 2030 तक कोई भी एक आपदा ऐसे नहीं हो जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सभी डिटेक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट 10% इसका एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए और सभी लोगों के पास इसका प्रायोगिक ढंग से फॉर्म पे उपलब्ध होना चाहिए। ये मिशन मौसम का यही लक्ष्य है। जब ये करने जाते हैं हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल वर्ल्ड बनना जा रहा है। सो हम एनालॉग ढंग से सब्जेक्टिव वे में कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भी यही किए हैं कि हमारा जितना डाटा है अभी 1901 से शुरू करके सब कुछ डिजिटाइज है, फ्रीली अवेलेबल है रिसर्च के लिए। आज जो हमारा सभी मुख्य अतिथि और सभी यहाँ उपस्थित है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, यही आग्रह करूंगा कि आप भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ तो आज हुआ है मध्य प्रदेश के साथ, आप भी विकसित स्तर में इसको प्रयोग करिए, हमारे डाटा का आप प्रयोग करें और नया नया तकनीक आप डेवलप करें। जैसे कि लोगों का जितना सारे अपेक्षा है इसको हम मिल सकते हैं। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आप रिसर्च के लिए, कोई सोशल सर्विस के लिए कोई भी डाटा ले, हम आपको फ्रीली दे सकते हैं। इसलिए प्राइवेट डाटा पोर्टल है, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, डिजिटल ढंग से डाटा भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, IMD एक पावर हाउस है डाटा का, ना सिर्फ ऑब्जर्वेशनल डेटा मगर सैटेलाइट डेटा, रडार डेटा सब कुछ है। आप इसको प्रयोग करिए। आज जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आज हम डिजिटल सर्विस की बात करते हैं, ये संभव होगा जब आप ये डाटा को अपने सोसाइटी डाटा के साथ प्रयोग करेंगे। जो हमारे इम्पैक्ट फोरकास्ट व्यवहार कर रहे हैं, इसमें आप भागीदार बनिए, सिटीजन साइंटिस्ट बनिए। इसके साथ सिटीजन वेदर पूर्वानुमान को काम पे लगा सकते हैं। दूसरा बात मैं ध्यान रखना चाहता हूँ कि हमारे पास लगभग 500 मेट्रोलॉजिस्ट हैं। इसको आप कोलैबोरेट करिए, आप उनका नॉलेज एक्सपीरियंस यूटिलाइज करिए। आइए मिलकर हम रिसर्च और डेवलपमेंट करें। और जो नया फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आया है पूरा दुनिया में, मेट्रोलॉजी ऐसे एक ब्रांच ऑफ साइंस है वहाँ जितना फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आता है सभी का प्रयोग होता है। तो आप कोई भी ICT बोलिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी बोलिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बोलिए, डाटा टेक्नोलॉजी बोलिए, या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सिस्टम बोलिए, क्वांटम कंप्यूटिंग बोलिए, सब कुछ हम भारत मौसम विज्ञान विभाग में मंत्रालय में प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए एक सौभाग्य है कि हम आपसे साथ मिलकर ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारा विकसित भारत का सपना है 2047 इसको पहुंचने के लिए हमारा जो विजन 2047 है मौसम के बारे में हम आप सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः ये बोलना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारा भी जो वेदर क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए अच्छा संस्था है और ये और आगे बढ़ रहा है। और मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी हर घर में हमारा पूर्वानुमान सतत सूचना पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ हम काम करेंगे और सभी लोगों को न सिर्फ एक आपदा से मुक्त करेंगे मगर उनका सामाजिक आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के त्वरान्वित करने के लिए हिस्सा बनेंगे। मैं पुनः आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन देता हूँ और यहाँ मुझे अवसर देते हुए मैं आप सभी को ज्ञान प्राप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर भी डॉक्टर महापात्रा यहाँ उपस्थित हैं और जो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं उन्हें विस्तार से हम तकनीकी सत्रों में सुन सकते हैं। हमारे प्रोफेसर मनोज संथानम जी यहाँ उपस्थित हैं, अधिष्ठाता योजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। उनसे निवेदन करते हैं और संक्षेप में अपना विचार रखें। Your Excellency, the Governor of Madhya Pradesh, Shri Manubhai Patel ji, Honorable Chief Minister of MP, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of Education, Shri Inder Singh Parmar ji, other distinguished representatives from the MP government, particularly from the higher education ecosystem, other distinguished academics on the dais, delegates in the audience, ladies and gentlemen. On behalf of IIT Madras and our Director, Professor V. Kamakoti, I extend our heartiest greetings to all of you. I'm truly humbled to have this opportunity to speak before you today. I believe I'm representing all the technological institutions who are very eager to make this partnership with the government of Madhya Pradesh. It's indeed commendable that a state has come forward to really upgrade or increase the quality of the higher education systems that are prevalent in the state. I think it's very important for any state to play a very large emphasis on education, and from that perspective, it's a welcome move by the government of Madhya Pradesh to sign these memoranda of understanding with different IITs and different universities. Of course, an MOU remains only on paper until people really start taking action on it, and I believe from my interactions with people here that people are really progressive and looking forward to truly making the MOU come through some meaningful interactions. Of course, very happy that IIT Madras is one of the institutes to sign this MOU today to cement our future relationship. We are very eager and committed to contribute to the development of the higher education and research ecosystem in Madhya Pradesh, particularly helping in faculty development, in leading some student programs, and also promotion of research in critical and emerging areas of the country. Many of the IITs and other technological institutions in the country are working seamlessly to bring India on the world leading map with respect to critical technologies like AI, semiconductor, next-gen communications, infrastructure, blue economy, and so on, and smart manufacturing, and several other fields. India now stands head-to-head with the leading countries of the world, and I believe that we have a lot of information here that we can share with the rest of the educational institutions to upgrade the quality of the faculty and students everywhere. We are also in the process going to learn a lot, because it's not that all IITs know everything. We want to educate ourselves in the way that teaching and education practices happen in other higher education institutions, and that way Madhya Pradesh will also be able to show us the light towards improving our own standards and our own qualities. I also wanted to point out that IIT Madras is helping coordinate the SWAYAM program, through which a number of different courses are offered. Several IITs and IISc are also involved in the initiative to offer world-class courses that are reaching students all across India, and let me tell you, actually all across the world. People all across the world are benefiting from the free learning that we are actually giving out, truly making our mark as a Vishwaguru in this world. I also would like to point out that another initiative has started recently called SWAYAM Plus, which actually brings industry experts to give useful courses that are helping in the employability of the students that are coming out of our engineering colleges. So several such initiatives will continue to grow under a very progressive leadership that we have, and I'm sure that we'll be able to contribute a lot more in the future to this collaboration and really make it work, just like all the other sister institutions that we have. So I look forward to a very fruitful collaboration and many years of co-development with the government of Madhya Pradesh and the educational institutions here. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय प्रोफेसर मनोज संथानम जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी। आज की इस एक दिवसीय कार्यशाला
ने हमारे बीच में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मोहन पटेल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, संस्कृति शिक्षा उत्थान्यास के सचिव आदरणीय अतुल कोठारी जी, हमारे CS अनुपम राजन जी, मृत्युंजय महापात्रा जी, मोहन संस्थान जी, भारत सरकार के संस्थानों के निदेशक, प्राध्यापक, कुलगुरु एवं अतिथिगण, पत्रकार साथी, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय सबसे पहले लगभग किया था, तब एक प्रकार से देश में हम अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। तो तभी से लगातार नए नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विषय सबको हम समावेश करते जा रहे हैं। और इसलिए हमने पहले भारतीय ज्ञान परंपरा को, जिस पर काफी काम किया, और उसका परिणाम ये रहा कि हम प्रथम वर्ष में के सिलेबस में हमने जोड़ा, और सिलेबस के बाद में पुस्तक लिखने का काम भी हो गया। द्वितीय वर्ष का सिलेबस तैयार हुआ, पुस्तक लिखने का काम चल रहा है, तृतीय वर्ष के सिलेबस पर काम चल रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का बड़ा निर्णय किया है। और तेज गति के साथ हम आखिरी तक यानी PG की कक्षाओं तक हम पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने पर हमारे बहुत प्रगति है। साथ में जब ये विचार हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल आधारित सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रमों में इस प्रकार का समावेश होना चाहिए, इंडस्ट्री की मांग के अनुसार क्या सिलेबस है, क्या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है क्या, तो इस सब पर जब विचार किया तो उसी में से कार्यशाला का एक प्रकार से स्वरूप सबके सामने आया है। और उसमें कुछ जो आज अभी MOU किए हैं, अलग अलग प्रकार के हम देखेंगे कि अलग अलग संस्थाओं से जो अलग अलग विषयों को लेकर हम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम सारी चीजों की तैयारी के साथ आगे, और मैं समझता हूँ कि 1.5-2 साल में जब इसका कुछ काम आगे बढ़ेगा, तब एक नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम पूर्ण करने वाले राज्यों की श्रेणी में आएंगे। और इसलिए भारत सरकार के संस्थान और दूसरे भी संस्थान हमने अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से करते हुए पहले भी हमने प्रयोग किया, क्योंकि हमारे PM एक्सेलेंसी हमारे कॉलेज जिला केंद्र पर है, उनमें हमने AI, पेंटेक आदि को हमने पहले से सम्मिलित कर रखा है, ताकि हमारे बच्चों को आज की आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षा दे सकें। और साथ में उनका प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः अभी तक टेक्निकल एजुकेशन में तो प्लेसमेंट का था, लेकिन होता था, क्योंकि उसका कारण था कि वहाँ टेक्निकल व्यवस्था में रोजगार से जोड़ने वाले विषय हमारे पास नहीं थे। और मैं समझता हूँ इस कार्यशाला से जो दिन भर का मंथन निकलेगा, उस मंथन से हम अपने मध्य प्रदेश के सभी संस्थानों में, यानी हमारे कॉलेजों में, हमारे विश्वविद्यालयों में, और इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय के सारे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार यहाँ आज उपस्थित हैं, ताकि हम समझ सके और आवश्यकता अनुसार जो सरकार ने किए, विभाग ने किए, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ेगी नवाचार कर सकते हैं, और भी यदि सर्टिफिकेट कोर्स वो चलाना हो तो चला सकते हैं, और किसी विषय को लेकर ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग के भी पाठ्यक्रमों में हमारे टीचर के लिए भी ट्रेनिंग होगी, प्रोफेसरों के लिए भी ट्रेनिंग होगी, या जो हमारे काम करने वाली मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग करना, उनको दक्ष करना, ये सारे आज की कार्यशाला के साथ में बहुत सारे विषय जोड़ करके मैं समझता हूँ कि कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इस कार्यशाला में बड़ी बात है, इसका महत्व हम सब इसी में समझ सकते हैं कि हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ उपस्थित है, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो कमिटमेंट है
शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम पूरे सिलेबस को तैयार करें और बच्चों तक वो हम दे सके, धरातल पर उतारने का जो काम चल रहा है देश में, मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्यों में आने की हर प्रकार से प्रयास कर रहा है। मैं आज के अवसर पर जितने भी मध्य प्रदेश के भी हमारे कुलगुरु आदि सब लोग यहाँ हैं, भारत सरकार के संस्थानों के जो महानुभाव प्रतिनिधि है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा उद्देश्य है और उसको पूरा करने के लिए अच्छा सिलेबस, उन्नत पाठ्यक्रम देने का आप एक प्रकार से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री इंदर सिंह परमार जी। हमारा परम सौभाग्य है कि सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली श्री अतुल कोठारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम मुख्य वक्तव्य के लिए उन्हें आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय श्री अतुल कोठारी जी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के मंच पर उपस्थित अपने मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मोहन पटेल, अपने राज्य के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री मोहन जी, इंद्र सिंह परमार जी, अपर मुख्य सचिव IIT मद्रास पधारे हुए सम्मानीय प्रोफेसर, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय कुलगुरु, विद्वान आचार्य भाई और बहनों, आप सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है। देश में 6 साल हो गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो गए। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर हर साल इसी समय कार्यक्रम एक होता है कि इस एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितना क्रियान्वयन हुआ और आगे की क्या योजनाएं हैं, एक प्रकार से स्टॉक चेकिंग होता है हर साल। ये मध्य प्रदेश भी ऐसा एक राज्य है कि जहां भी हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं गत साल भी इस कार्यक्रम में रहा था और शिक्षा को मध्य प्रदेश में कितनी प्राथमिकता दी जाती है इसका एक उदाहरण है कि माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सहित सब यहाँ साथ उपस्थित रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं इस आयोजन के लिए और इस सभी महानुभावों का आप सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न संस्थाओं के साथ जो अनुबंध किया, MOU किया, इस हेतु मैं उच्च शिक्षा विभाग और इस सारी संस्थाओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में और भारतीय ज्ञान परंपरा के अमलीकरण में देश के अग्रणी राज्यों में है। भारतीय ज्ञान परंपरा का माननीय मंत्री जी ने अभी अपने सामने निवेदन रखा है संक्षिप्त में, लेकिन एक समग्रता से कार्य उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पहला राज्य ऐसा है कि जहां एक शीर्ष समिति, एक हाई पावर कमेटी बनाई है भारतीय ज्ञान परंपरा की, और लगातार 2.5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे थे। मैं आपसे विद्वानों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कई बार एक IKS नाम से एक विषय हमने बना दिया है। इसे IKS कोई एक विषय नहीं है और हमारे देश में ये शॉर्ट फॉर्म बोलना और इंग्लिश में बोलना इसकी एक पैटर्न बन गई है। लेकिन इसका परिणाम क्या है, मैंने पिछले 2-3 महीनों में ऐसी कार्यशालाओं में, ऐसे संगोष्ठियों में मैंने पूछा लोगों को कि IKS का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है। तो एक कार्यक्रम में अधिक से अधिक 40%, 40% लोगों ने हाथ उठाया, बाकी कहीं 20%, 25% लोगों ने हाथ उठाया। अभी तो शुरू हुआ है तो IKS का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, तो आज से 5 साल के बाद क्या होगा। तो फिर मूल हाथ है जो शिक्षा नीति का ये फिर माना जाएगा। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एक हजारों साल की परंपरा चली आती है, आज भी है, कम भले नहीं होगी। इस प्रकार की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है। इस संदर्भ में इस नाम का विचार हम लोगों ने करना चाहिए और मुझे आनंद है
कि मध्य प्रदेश सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा के शीर्षक से ही काम कर रहा है और देश में कई विश्वविद्यालय NIT IIT ने भी इसका नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये जो आज का शीर्षक है उभरते भारत उन्नत पाठ्यक्रम में ज्ञान की बात और इस दिशा में दृष्टि दिशा और क्रियान्वयन, ये संपूर्ण शिक्षा नीति संदर्भ में ये शीर्षक दिया गया है। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बातें नई अवश्य है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टीपल एग्जिट एंट्री, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ऐसे कुछ नए विषय हैं और नए विषय भी हमारे देश के लिए। पश्चिम के देशों में कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन वो आवश्यक था और बहुत उपयोगी है। जो हमने एक रेजिमेंटेशन डाल दिया था हर क्षेत्र में, दीवारें खड़ी कर दी थी शिक्षा के लोग, वो सारी दीवारें ढहने का काम इस शिक्षा नीति ने किया है। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी भी है, छात्र केंद्रित नीति भी है। तो इस प्रकार की कुछ नई बातें तो जरूर इस नीति में आई है, लेकिन बाकी जो सारी बातें हैं वो बहुत कोई नया नहीं है। जो हमारे विभिन्न महापुरुषों में, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मदन मालवीय हो, चाहे विवेकानंद हो, आदि यदि महापुरुषों ने जो बातें शिक्षा के बारे में कही है, या जो पूर्व की दो शिक्षा नीति आई 68 में और 86 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी देश में, उसमें जो बात कही है, जो विभिन्न आयोग कमीशन बना उन्होंने जो बातें रखी थी, इन सारे का समग्रता से विचार करके जो आज की परिस्थिति के लिए आवश्यक था, ऐसी सारी बातों को इस शिक्षा नीति में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसलिए ये शिक्षा नीति एक बहुत अद्वितीय शिक्षा नीति बनी और देश और दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन इस शिक्षा नीति का जो मूल आधार है, आप विद्वानों ने शिक्षा नीति का अध्ययन किया होगा ऐसा मैं मानता हूं। ये शिक्षा नीति का जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है वो लगभग 8.5 पेज का है हिंदी में। उसका एक लास्ट पैरा है, वो भी 8.5 लाइन का लगभग है। उसमें इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एम ऑफ पॉलिसी लिखा गया है। उसको मैं आपके सामने एक लाइन में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्यव्यवहार से भारतीय बने। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्यव्यवहार से भारतीय बने। हमारे विचार बौद्धिकता की तो बहुत बातें हो जाती है, ऐसी संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, सेमिनार देश में अभी सैकड़ों चल रहे होंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की, क्रियान्वयन की, कार्य व्यवहार की बात आती है तब बातें बदल जाती है। इसका पूरा 2 शिक्षा नीति आई, कई कमीशन बने, राधाकृष्ण कमीशन, मुदलिया कमीशन बने, कोठारी कमीशन बना, कई कमेटियां बनी, टास्क फोर्स बने, सबों ने अच्छी अनुशंसाएं, सजेशन दिए थे, लेकिन व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन? हम शिक्षा जगत के लोगों की विल पावर के अभाव में इसका वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बदले लगातार पिछड़ते गए। इस दृष्टि से ये लगातार भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, ये लगातार इस पर काम कर रहा है। 6 वर्ष हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका, और हम जैसी संस्थाएं भी लगातार इस पर लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसका लगातार क्रियान्वयन की दिशा में इस प्रकार कार्य करना बहुत आवश्यक कार्य है। और ये जो शिक्षा में समग्रता में भारतीयता लाने की बात है, क्यों लाना है भारतीयता? भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों शिक्षा में समावेश है? क्या वो लॉजिकल है, आज उपयोगी है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए? तो मैं कहूंगा यस। आज जो जितनी समस्याएं हमारी बड़ी है, चैलेंजेस हमारे सामने जो है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जितना हम भारतीयता से दूर जाते गए इतनी समस्या बढ़ती गई, और जितना भारतीयता से नजदीक आते जाएगी उतनी समस्या कम होती गई। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, यहां समय नहीं है, लेकिन एक ही छोटी बात उदाहरण है कि 2015 से योग दिवस मनाना प्रारंभ हुआ देश और दुनिया में। तो मैंने देखा कि मैं 2015 में अमेरिका गया था तो भारत से ज्यादा सेंटर अमेरिका में खुले हुए। इंग्लैंड में तो ये योग इतना कॉस्टली है कि हाई सोसाइटी के लिए है। हमारे यहाँ पॉकेट में योग मिलता है तो हमको वैल्यू नहीं उसकी। और कई मुस्लिम देशों ने भी योग का स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि आज जो सबसे बड़ा दुनिया की मानव समुदाय के सामने चुनौती है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, तनाव, इसका समाधान, सॉल्यूशन किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है
और इसका समाधान योग में है। ये पूरी दुनिया ने अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए दुनिया ने योग को सर पर बिठाया। मित्रों, ये एक उदाहरण है, ऐसे हर विषय में हमारे पास ज्ञान है। आज जो विश्व के सामने जो जो चुनौतियां है, चैलेंजेस है, समस्याएं है, अधिकतर मैक्सिमम का समाधान सोल्यूशन भारतीय ज्ञान परंपरा में है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेश की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियंताओं ने की है। अनेक बातें शिक्षा नीति में, लेकिन मूल आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं विद्वानों से कि शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे तो इसका संदर्भ जो है अलग अलग विषयों का, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। और सिर्फ पाठ्यक्रम की बात नहीं मित्रों, पाठ्यक्रम सिलेबस करिकुलम में तो भारतीय ज्ञान लाना ही एक प्राथमिक कार्य है। लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश ने समग्रता से कार्य शुरू किया है कि विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में इसको इंटीग्रेट तो करना ही है भारतीय ज्ञान को। प्रारंभ में आईटीएस विषय करके कोई कोर्सेज शुरू कर दिया, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जरूर उपयोगी है, कुछ नहीं था इसलिए प्रारंभ करना आवश्यक था। लेकिन वास्तविक कार्य है कि हर सब्जेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना, इंटरप्रेट करना है, यही कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा। तभी भारतीय ज्ञान परंपरा स्थायी रूप में शिक्षा में भी आएगी और विभिन्न व्यवस्थाओं में देश में आएगी भारतीय ज्ञान परंपरा। इस दृष्टि से यहाँ मध्य प्रदेश सरकार 27 सब्जेक्ट पर काम शुरू किया है। सब्जेक्ट के अनुसार भी है, और जैसे जो शिक्षा नीति के सबका उदाहरण नहीं दूंगा अभी, लेकिन एक ही उदाहरण भी कि एग्जामिनेशन इवोल्यूशन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि 360 डिग्री इवोल्यूशन होना चाहिए, अर्थात होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। इवोल्यूशन का मूल्यांकन भी होलिस्टिक होना चाहिए। सब लोग कह रहे शिक्षा नीति हमें पूरी लागू कर दी, लेकिन कोई भी एक डिसिप्लिन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमारा शिक्षा अभी मल्टी डिसिप्लिनरी की तरफ जा रहा है। हमारी शिक्षा में सितंबर 7-8 सितंबर एक राष्ट्रीय कार्यशाला इसके लिए आयोजित की है, और ऐसे विविध सब्जेक्ट है जो शिक्षा नीति ने कहा है, शिक्षा नीति में रेफरेंस है, इस सब को और उसको भारतीयता का बेज बनाकर मध्य प्रदेश सरकार में काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि हम सब ने इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सीमित विचार करके नहीं चलेगा। शिक्षा में परिवर्तन करना, बदलाव समग्र करना, जो हमारा पिछले 150 साल का सपना है कि बेकोलों की शिक्षा जानी चाहिए, भारतीय शिक्षा आनी चाहिए, नारे देने से बातें करने से नहीं होगा। इस दृष्टि से नीति में बदलाव पहली बात आवश्यक होती है शिक्षा में बदलाव में, जो भारत सरकार शिक्षा विभाग ने कर दिया है। दूसरी बात होती है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन। कई लोग कहते हैं पाठ्यक्रम बदलाव हो गया, ये कोई आसान काम नहीं। हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं तो भी अभी काम पूरा नहीं हो रहा है, शुरुआत हुई है। जो शिक्षा की बात कही है, इसका होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखकर पाठ्यक्रम बदलाव की आवश्यकता है। तो ये पाठ्यक्रम में बदलाव की दूसरी बात है। तीसरी बात है सारी व्यवस्था और सिस्टम में बदलाव। परीक्षा व्यवस्था होगी, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होगी शिक्षा क्षेत्र में, मैनेजमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस सब में भारतीय दृष्टि लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार का समग्रता से बदलाव की बात शिक्षा नीति कर रही है, और इस दिशा में हम लोगों ने कुछ काम किया है, लेकिन बहुत कुछ करना शेष है। और एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं चलती इस दुनिया में कहीं भी। कई लोग भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन ज्ञान को मानते हैं, वो कहें आधुनिकता की जरूरत नहीं। जो आधुनिकवादी है वो कहते हैं कि भारतीय ज्ञान पर प्राचीन ज्ञान का कुछ है ही नहीं। शिक्षा की दोनों के समन्वय की बात करती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयता भी शिक्षा में लाना है, और ई लर्निंग, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग करने की बात साथ साथ की है। तो प्राचीन और आधुनिकता का दोनों का समन्वय करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार की जो शिक्षा की समग्र दृष्टि है, जिसको गांधी जी ने कहा था हेड, हैंड एंड हार्ट, कि सिर्फ रटन प्रक्रिया से बच्चे पास हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। वास्तव में ज्ञानी बच्चे होना चाहिए।
हैंड यानी हाथ से काम करना सीखे, इसलिए कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, वोकलाइजेशन, ये सब बातें शिक्षा नीति लाई है। और हार्ट यानी बच्चे संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, यही वैल्यू एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है। विद्यालय ऑफिसर ने कहा था ज्ञान, चरित्र और कौशल, ये तीनों के त्रिवेणी संगम से शिक्षा पूर्ण होती है। तो इस शिक्षा नीति में इस प्रकार का समग्रता से विचार हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत गहराई से इस पर काम किया है। एक कार्य हमने शिक्षा उत्थान न्यास के माध्यम से शुरू किया है, वो देश भर में हम आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है शासन, प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं ने इस दिशा में भी कदम बढ़ाने की आवश्यकता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमको आह्वान किया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। मित्रों, विकसित भारत को किसी भी देश के विकास की बात हो, इसकी नींव, इसका बेस एजुकेशन ही होता है। जैसा नागरिक समाज राष्ट्र चाहिए वैसे शिक्षा होती है। आज तक वैसी शिक्षा नहीं थी। जब भारत विश्वगुरु था तो दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करने, विद्या प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, विज्ञान डिसिप्लिन का जरूरत भी है और शिक्षा का लक्ष्य इस देश में इस अभियान को आगे बढ़ा करके विकसित भारत हेतु शिक्षा कैसे होनी चाहिए, विकसित मध्य प्रदेश हेतु शिक्षा कैसे होनी चाहिए, विकसित गुजरात हेतु, विकसित आसाम हेतु, विकसित केरल की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, इससे भी नहीं चलेगा। हमने महाराष्ट्र में उसका ट्राइबल एरिया गोंडवाना यूनिवर्सिटी जहां है गढ़चिरोली में, तो विकसित गोंडवाना हेतु शिक्षा कैसे होनी चाहिए, इस पर भी वहां कार्यशालाएं हो रही है। तो इस प्रकार के विकसित भारत की समग्रता कहना, इसके लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इसका विकेंद्रित और डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित दोनों प्रकार से विचार करने के लिए एक देश भर में चर्चा, चिंतन मंथन करके उन क्षेत्रों के लिए, उन विस्तार के लिए, जनजाति क्षेत्र के, गांव के लिए, शहरों के लिए, कस्बों के लिए इस शिक्षा कैसी होनी चाहिए और इस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप हम रिएस्टैब्लिश करें, तभी विकसित भारत हो सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा की विकसित भारत की पृष्ठभूमि में इस दिशा में लगातार हम सब कार्य कर रहे हैं और आप सब यहाँ बता रहे हैं और इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे निमंत्रित किया और शिक्षा विभाग ने मुझे विचार में व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए शिक्षा विभाग और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतुल कोठारी जी। बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को। ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम, दृष्टि, दिशा और क्रियान्वयन की इस कार्यशाला कुलगुरु कॉन्फ्रेंस में मान्यवर महामहिम श्रीमान मंगुए पटेल साहब, माननीय शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार जी, अमृत काल की अमृत पीढ़ी को गढ़ने के लिए इस सभागार में मंच पर विराजमान डॉक्टर अतुल कोठारी जी, माननीय अंकुर राजन जी, माननीय महापात्रा जी, माननीय प्रोफेसर मनोज संथानम जी, इस सभागार में मौजूद सभी सुनाम अलग अलग शिक्षा क्षेत्र की अलग अलग हस्तियां, मुझे तो केवल सुनने का आनंद था। आज वास्तव में ये हमारा सत्र सार्थक हो रहा। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के साथ हमारे हर क्षेत्र के अंदर देश की सुनाम धन्य अलग अलग IIT मद्रास और कौन कौन से नाम सबने जो MOU किए, ये वास्तव में समसामयिक है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। सच में शिक्षा नीति 2020 के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए आज जो आवश्यकता है, उसमें इसी प्रकार से कदम से मिला करके उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया, मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी उस युवा पीढ़ी को खड़ा करने का जिनकी जड़ें नैतिक मूल्यों से मजबूत हो, समय की मांग के अनुसार शिक्षित हो और वो प्रशिक्षित होकर के देश के साथ अपने कदम से कदम मिला करके राज्य को भी खड़ा करे। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय गौतम मोहन यादव जी। बहुत आदर के साथ मध्य प्रदेश के कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने आशीर्वाद से जोरदार तालियों से लगातार अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम, दृष्टि दिशा एवं क्रियान्वयन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान नई दिल्ली श्री अतुल कोठारी जी, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन जी, महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग मृत्युंजय महापात्र जी, अधिष्ठा IIT मद्रास प्रोफेसर मनु सस्तानम जी, देश के विभिन्न स्थानों से पधारे विषय विशेषगण, मध्य प्रदेश शिक्षा जगत के पधारे महानुभाव, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आज की यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय संकल्प को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है। यहाँ मौसम विभाग के ज्ञाता भी है। आज तो लगता था कि MOU का बारिश आ गया है। जितने जितने MOU हुए हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देता। ताली तो बजाओ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प युवा शक्ति, ज्ञान, नवाचार, कौशल और जन सहभागिता पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को जीवन नई शिक्षा नीति के बारे में अतुल कोठारी जी ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया। हमको एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि नई शिक्षा नीति मूल में क्या है। पहले तो हमने मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी तरह सारे भारत में प्रथम कर दिया, मगर कई बार ऐसा होता है, बार बार देखना भी पड़ता है। यहाँ तो हर साल ऐसा 1 दिवसीय कार्यक्रम होता है और आज मैं देख रहा हूँ तो सारे जो विषय है 19 जितने विषय है और 19 जितने एक्सपर्ट है और 5 जितने सेशन होने वाले हैं। ये 19 विषयों पे जब चर्चा होगा तो कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी को मैं कहना चाहता हूँ कि उद्योग नीति में, शिक्षा नीति में ज्यादातर बच्चे को प्लेसमेंट कैसा मिल जाए जल्दी, उसके बारे में फैकल्टी का ज्ञान जरूरी है। हर एक को 7 साल का हो ये जरूरी नहीं है। बच्चे को कितना कई ऐसे परिवार है, बच्चा कॉलेज में दाखिल हुआ, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो 2-3 साल में घर की जरूरत ऐसी होती है कि बड़ा बच्चा है तो घर में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं है, पिताजी अकेले है, तो पिताजी ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी पढ़कर सर्विस में लगे तो बाकी के परिवार के बच्चे को संभाल सके। ऐसे कई परिवार है, उसका भी ध्यान में रखकर हमको
अलग अलग कोर्स जब भी शुरू करें तभी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो होगा तो होगा, मगर शॉर्ट पीरियड वाला भी कोर्स या नवाचार हमको करना पड़ेगा और बहुत आवश्यकता है। यहाँ मध्य प्रदेश में उद्योग मेला भी हुआ है, अभी भी मुख्यमंत्री ने पीथनपुर का एक योजना का ये किया है, उद्घाटन किया है। हमको क्वालिफाइड बच्चे चाहिए। आजू बाजू जो उद्योग आने वाले हैं अभी, उसको हमारे बच्चे को क्वालिफाइड क्या बच्चे चाहते हैं वो हमको जरूरी है। वो ऐसा कोर्स हम बिठाए तो ये बहुत जरूरी होगा। ऐसे में सभी यूनिवर्सिटी को बोलता हूँ। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आज को जो मैं सारा देख रहा हूँ, हर एक पर मेरा ध्यान गया। ज्यादातर एक्सपर्ट और एमओयू वाले सब यहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश वाले कम दिखते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मगर सभी शिक्षा जगत के लिए आउट ऑफ वे जाकर आउट ऑफ वे कार्यक्रम में जाने मैं समझता हूँ कि मेरे को कहना चाहिए। अभी 2 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उद्बोधन किया। हमारे देश में 65% जितने युवा लोग हैं। हमें समझता हूँ शिक्षा जगत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको हम नशा मुक्त कैसे करें। 2 साल का कार्यक्रम है, हर रविवार को होना है। बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी पद पर हो, मगर वो नशा युक्त होगा तो परिवार का क्या होगा। वो एक सामान्य मैं दृष्टांत देता हूं। मेरा एक दोस्त था, पढ़ा लिखा, शादी किया हुआ था, 2 बच्चे थे, मगर उनकी माँ ने बोला कि बेटा तू पान की दुकान में मत जाओ। क्यों? कि आज तू पान खाएगा, कल सिगरेट पिएगा, परसों दारू पिएगा। अभी वाइन की बात छोड़ दो, अभी तो आगे चल गए हैं, हम ड्रग्स में चले गए हैं। और कई ऐसे युवा लोग हैं वो आज असरग्रस्त है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे तरह युवा को नशा मुक्त करे। ये विषय तो है ही, ये विषय से हम आज वर्कशॉप करेंगे भी, अच्छी तरह उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। मगर ये विषय भी बहुत जरूरी है। अगर पढ़े लिखे पैसे वाले होंगे मगर नशा युक्त होंगे तो हमारा परिवार कैसा तैयार होगा, हमारा समाज कैसा तैयार होगा, हमारा देश का क्या होगा। अतुल जी के एक कविता मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना पड़ेगा। यही मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ये आज के सूचन है। मगर एक जो आज वर्कशॉप है, मैं समझता हूँ 19 डिपार्टमेंट है, सभी पर चर्चा करें और अच्छा उसको 101% सफलता मिले, ऐसी शुभकामना के साथ इसलिए आप सबको वर्कशॉप 101% सफल हो, ऐसी शुभकामना के साथ करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी। आभार प्रदर्शन की 2 शब्द कहने के लिए आयुक्त शिक्षा श्री प्रभास जी से विनम्र आग्रह। क्या आभार के 2 शब्द कहें?